अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है। एक तो जो लेजिस्लेशन पंजाब असम्बली की तरफ से उभर कर सामने आई है, जिसको हत्तक इज़्ज़त एक्ट का 2024 का नाम दिया जा रहा है या डेफमेशन एक्ट 2024 का नाम दिया जा रहा है। उसके ऊपर बेशुमार जो है वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इतराज़ात किए जा रहे हैं। एक तरफ बात की जा रही है कि आइन का एक आर्टिकल आपको आज़ादी राय का इख्तियार देता है, एक आपको हक देता है। दूसरी तरफ आपने दूसरे लोगों की डिग्निटी और उनकी जो इज़्ज़त है उसको भी मलूज़ खातिर रखना है। क्या ये लॉ एक बैलेंस क्रिएट करने जा रहा है? इससे पहले भी एक लॉ मौजूद था, क्या उसकी मौजूदगी के अंदर नया लॉ लाना मुनासिब होगा? क्या पहले कानून के अंदर कोई तरमीम लाकर मामले को दुरुस्त नहीं किया जा सकता था? बहुत सारे सवालात हैं। आज गवर्नर पंजाब ने भी अंदिया दिया कि इसके मामले के ऊपर जो इतराज़ात हैं उनको कंसीडर करेंगे और वापस शायद असम्बली को रिक्वेस्ट करें कि वो इसको रिकन्सीडर करें। क्या आइनी तौर पर गवर्नर को इख्तियार है कि वो इस जो कानून है उसको वापस भेज सके? इसी तरह से नाज़रीन, इससे मिलता जुलता टॉपिक ये कि जो कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग मामलात हैं उनके ऊपर तबसरा नहीं किया जा सकता, जो मामला सब जुडिस हैं उनके ऊपर बात नहीं की जा सकती। क्या मुकम्मल तौर पर इसको बैन करना भी कानून के ख़िलाफ़ ना होगा? इसकी बर्दाश्त के अंदर एक नोटिफिकेशन पेम्ब्रा ने जारी किया, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे चैलेंज किया गया। उसके अंदर गालिबन 28 तारीख के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस हो चुके हैं। लार्जर बेंच बनने का भी दिया जा चुका है। ये मामला सेटल होना चाहिए कि कहाँ तक मेरा इख्तियार है कि मैं अपनी आज़ादी से बात कर सकूँ और कहाँ पर ये दूसरे शख्स का इख्तियार है कि उसकी डिग्निटी और उसकी रिस्पेक्ट को भी जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। इन्हीं दो टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरा साथ देंगे महर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के ऊपर काफ़ी गिरफ्त रखते हैं, काफ़ी मामलात कर चुके हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। उनसे पूछेंगे कि इस मामले को वो किस तरह से देखते हैं। और दूसरा, अभी मुझे जो है फ़ोन पर ज्वाइन करेंगे दिलनवाज शीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, वो भी इन मामलात को बारीक बीनी से देख चुके हैं, उनकी भी एक्सपीरियंस से इस्तेफादा उठाएंगे। इकबाल साहब, मामले का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगा। पंजाब में हत्तक इज़्ज़त का नया कानून, एक तो ये बता दीजिएगा क्या पहले कोई कानून मौजूद नहीं था, और अगर था तो इसकी क्या ज़रूरत थी? थैंक यू व्हाट्सअप पहले भी डेफिमेशन एक्ट 2002 मौजूद था और वो भी पंजाब के लिए ही था। लेकिन इसके बावजूद ये 21 तारीख को गालबन या 13 तारीख को गालबन 13/5/2024 को ये बिल पास किया पंजाब असम्बली ने। और इसमें एक्चुअली उन्होंने ये मेनली तो ये कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चीफ जस्टिस के साहब के ख़िलाफ़ तमाम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह और जो लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह के ख़िलाफ़ आप कोई बात नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इस कानून में दिए गए हैं कि जनरल डैमेजेस फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 मिलियन तक होंगे, और अगर उसमें मज़ीद अगर आगे जाएं तो उसमें प्यूनिटिव डैमेजेस वो अगर साबित होते हैं तो वो 10 टाइम्स ऑफ दी जनरल डैमेजेस होंगे। यानी कि 3 मिलियन से 3 को आप 10 से, हाँ जी 300 मिलियन, 30 अच्छा 30 जी, तो ये होगा। इसके अलावा फिर स्पेशल डैमेजेस और डाल दिए गए हैं कि वो भी हो सकते हैं इन एडिशन टू दैट। और इसके अलावा जो है ये डेफिमेशन की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा इन्होंने जो है ये चेंज किया है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ इन्होंने डाली है उसके सेक्शन 12 में, वो इन्होंने ये डाल दी है कि कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, सब जुडिस हैं किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या किसी ऐसी अथॉरिटी के पास, तो उस पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता किसी भी जगह। अच्छा, एक चीज़ ज़रा बता दीजिए कि रिपोर्ट करना, मिसाल के तौर पर एक केस अगर आज हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है, कोई रिपोर्टर किसी भी टेलीविज़न का, हमारे जो है वो KN का कोई अगर रिपोर्टर जाके हाई कोर्ट से रिपोर्ट करता है कि आज इस केस की ये समात हुई, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, पार्टीज ने अपनी आर्गूमेंट दिए, कोई एविडेंस पेश किया, वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर भी कदम लगा दी गई? जी बिल्कुल, यही तो असल प्रॉब्लम है
शायद वो जो डेफिमेशन की डेफिनेशन है उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये जो इन्होंने सेक्शन 12 डाला है, नो कमेंट ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। नहीं, कमेंट होना सर, कमेंट सर देखे ना, वो कहते हैं कि इस पे कोई आप किसी तरह का कमेंट, इवन फेयर कमेंट भी नहीं कर सकते। नहीं, रिपोर्ट करना जो आपको, आप अगर किसी का कोर्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आज ऑनरेबल फलां कोर्ट के अंदर जो है वो एक केस था, उसके अंदर ये प्रोसीडिंग में रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा। कमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे देखना पड़ेगी। कमेंट के मुराद ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये फलां पार्टी जो है उसका केस जो है वो बेहतर नज़र आता है, उसके एविडेंस मजबूत हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने फलां किया, अगर ये कमेंटिंग है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग तो फिर आप किसी को सब कोई ताला लगा देंगे तो किसी को आवाम को पता कैसे चलेगा। सर यही तो बात है, यही तो बात है जिस वजह से आज इसको जो है इसके गालबन इसके तहत है या इसके अलावा जो है वो एक नोटिफिकेशन जिस पे हम बाद में बहस करेंगे कि जिसमें उन्होंने कदगन लगाई है कि आप पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे या पेंडिंग मैटर्स पे आप कमेंट नहीं कर सकते, तो एक्चुअली उसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। और इसके अगर सेक्शन 12 और सब सेक्शन 3 पे देखें तो वो बहुत ही छोटा सा 2 लाइनें हैं, अगर इजाजत में पढ़ते हैं, नो डिफेंस व्हाटसोएवर such as fair comment, discussion in the public interest and expression of opinion or fact। अच्छा, ओपिनियन ऑन फैक्ट, इवन आप ओपिनियन नहीं दे सकते, उस फैक्ट को भी बयान नहीं कर सकते। कमेंट मेड इन गुड फेथ, ignorance of law etc shall be available to any person for violation of subsection 1। ignorance of law and fair comment। हाँ जी, नो डिफेंस है ना, शुरू नो डिफेंस से, उसका भी डिफेंस नहीं है, उसका कोई ये डिफेंस हम ले ही नहीं सकते कि मैं तो सिर्फ फैक्ट की नरेशन कर रहा था। ठीक ठीक, तो लिहाजा ये एक्चुअली क्लियरली आर्टिकल 19 की वायलेशन है, जो कि एक्चुअली ये प्रोवाइड करता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मैं आगे बताता हूँ, रिस्ट्रिक्शन किस बारे में हो सकती है, इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स वगैरह। इकबाल साहब, ये बड़ी जो है वो वास्ट टर्म्स हैं, इनके अंदर आप सारे, लिहाजा ये वो मैटर ही नहीं है जिसके वो सब्जेक्ट टू लॉ कह रहे हैं ना, सब्जेक्ट टू लॉ वो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम वगैरह या रिलेशंस टू दी फॉरेन कंट्रीज वगैरह कह रहे हैं, स्टेट्स कह रहे हैं, तो ये तो वहां पे ये हमारा मैटर जो है यहाँ खत्म हो जाता है। Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press। ठीक, यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, बाकी तो हमसे रेलेवेंट ही नहीं है। अच्छा, और इससे अगला आर्टिकल अगर आप देखें, आर्टिकल 19, तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें आप की कौमी सतह पे अगर कोई की अहमियत का हामिल कोई मामला चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे, तो क्या वो 19A की वायलेशन नहीं होगी कि आप पूरी पब्लिक को उससे महरूम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। इकबाल साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन, हमें दिल नवाज चीमा साहब ज्वाइन किया है। आज चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने पढ़ा है पंजाब में जो हद तक इज्जत का एक नया कानून आया है डेफेमेशन का, अगर जर्नली स्पीकिंग आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोगों का जो राइट टू फ्री स्पीच था, को फेयर बात करने का, क्या फेयर कमेंट करने का, उसको जो है वो स्नैच अवे करने की कोशिश की जा रही है, छीना जा रहा है। ये फंडामेंटल राइट की एक वायलेशन होगी। आप किस तरह से देखते हैं? मेरा व्यू इसमें ये है कि देखिए, जो लॉ है ना जी, उसके अंदर जो ज्यादा चेंजेस प्रोविजन की है वो प्रोसीजरल है इन नेचर। ठीक, मतलब आप हतमी तौर पे देखें तो सब्सटेंटिव लॉ जिसको हम कहते हैं, जो असल कानून की मंशा है, उसको इतना तब्दील नहीं किया गया। जिस चीज को पहले डेफेमेशन समझा जाता था, आज भी उसी चीज को डेफेमेशन समझा जाता है। ठीक, किसी शख्स के मुतल्लिक गलत बात करनी और उसको फैलाना, चाहे अखबार के जरिए, इंटरनेट के जरिए या टीवी पे, जिस तरह भी। ठीक, एक शख्स के मुतल्लिक गलत बात को फैलाना जो है, पहले भी वो डेफेमेशन थी, अभी भी वो डेफेमेशन है। ठीक, अब बात ये है कि उसका जो प्रोसीजर था वो पहले थोड़ा सा लैक्स समझा जाता था, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में आमतौर पे जो सिविल नोयत के मुकदमे होते हैं उनको ज्यादा संजीदा नहीं लिया जाता, क्योंकि उसमें ताखीर होती है, बहुत लंबे चलते हैं मुकदमे। तो इस कानून में कोशिश ये की गई है कि उसको जरा सख्त और तेज किया जाए।
लेकिन चीमा साहब कतई कलामी माफ, आपने कहा कि इसके अंदर प्रोसीजरल चेंजेस ज़्यादा हैं, सब्सटेंटिव लॉ वही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप देखें कि इसके अंदर कानून शहादत को उन्होंने सिरे से ख़त्म कर दिया। पहला जो लॉ था उसके अंदर जाहिर है एविडेंस को जांचा जाता था, उसको देखा जाता था, उसकी सदाकत को जो है वो परखा जाता था। तो अभी तो मामला जो है वो कानून शहादत को एकदम से उठा देना, तो ये तो एक सब्सटेंशियल चेंज है। ये आप ठीक कह सकते हैं, लेकिन बट साहब आप इस तरह देखें ना, ये कानून शहादत अक्सर जो है समरी प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, ठीक, वहाँ पे अक्सर प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है एविडेंस के जो है सारे लवाजमात पूरे करने जरूरी नहीं होते हैं। ठीक, तो इसमें कोशिश ये की गई है कि इसको उस तरफ लिया जाए, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ बुनियादी इसकी वजह क्या है। आप कहते हैं एक बंदा आता है कोर्ट में, वो कहता है मेरे मुतल्लिक फलाने शख्स ने इस टीवी चैनल पे ये बात झूठ कही। अब उस डिफेंडेंट ने आके दो बातें बतानी है, या तो ये बात सच्ची है या नहीं है, और अगर सच्ची है तो उसको सच साबित करने के लिए मेरे पास क्या सबूत है। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें बहुत लंबी वो एविडेंस की जरूरत भी नहीं होती है, सिंपल विटनेसेस और कुछ दस्तावेज से साबित हो सकता है बात सच्ची है या झूठी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीमा साहब मुझे एक बात का बताइएगा, देखिए गवर्नमेंट के इदारे, आपने अगर पढ़ा हो इसको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस उन्होंने बनाया है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो ओहदेदारान जो हैं उनको शामिल किया है, प्रेसिडेंट हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, दूसरे लोग हैं। तो अब मुझे ये बताया जाए कि मैं अगर कोई सच्ची बात भी करता हूँ, अगर मैं कोई तनकीद करता हूँ एज ए शहरी, क्योंकि गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है तो उसको जाहिर है जर्नलिस्ट जो हैं और दूसरे लोग जो हैं उनको आज़ादी राय होता है, वो उस पर बात कर सकते हैं। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस उन्होंने बना दिया और गवर्नमेंट सारी पॉलिसीज करती है, वो सारे अशखास इसके अंदर शामिल हैं, तो मैं तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकता। नहीं, आप बात कर सकते हैं, आप झूठ बात ना करें। ठीक, लेकिन चीमा साहब प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे जो है वो इन ऑफिस का स्पेशल प्रोसीजर है, जो है वो सिंगल बेंच ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसके सामने मामला चलेगा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इसके जो उसके अंदर मुद्दई होगा उसकी प्रेजेंस भी जरूरी नहीं है, उसको कोर्ट के अंदर आने की जरूरत नहीं है, और वो बाकी लोग जो हैं जो जिन पे इल्ज़ाम है उनको आने की ज़रूरत है। तो आप तो जो आपको ज़रा सा जो है वो टफ टाइम देगा किसी भी ऑफिस ब्यूरर को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस के अंदर आता है, तो उसके बाद तो बेचारा जिसने बात की है वो फंस जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन एक दूसरी तरह देखें ना जी, वैसे मैं देखें, मैं एक चीज वजाहत कर दूं, मैं इसके हर शख्स से वो इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि कानून की मंशा मंतक क्या है जो समझ आ रही है। हमने तो देख के समझना होता है ना कानून ने करना क्या चाह रहा था। ठीक, अब ये ठीक आपकी बात है, आई एग्री विद दिस एस्पेक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स का स्पेशल प्रोसीजर है उसकी तो खास जरूरत नहीं थी जी। लेकिन इसको अगर हम दूसरी तरह देखें अगर हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग है, हमारे आम लिटिगेशन में हमारे आम जो लिटिगेंट है उसका भी यही ख्याल है कि हाई कोर्ट में तो प्रोसीडिंग बल्कि बेहतर होती है, उस पर लोगों को ज्यादा एतमाद होता है एज कम्पेयर टू द लोअर कोर्ट्स। ठीक, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा वो इसमें कोई बात तो नहीं है। मैं चीमा साहब दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ, इकबाल साहब का भी मैं पॉइंट है उसी पॉइंट पे लूँ। इकबाल साहब आप एक चीज मैं एक चीज माजरत के साथ शामिल करना चाहता हूँ खत्म करने से पहले। जी 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 प्लीज प्लीज। एक चीज जो मुझे इस पे एतराज है इस लॉ के साथ जो मुझे नहीं सही लगती वो ये है कि इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री का कॉन्सेप्ट है जो फौरन ही 3 मिलियन रुपीस के ऊपर है। ठीक, मतलब उसके ऊपर कोई जांचने का तरीका ही नहीं रखा गया। अगर आप लीव टू डिफेंड नहीं ले पाते आपके खिलाफ उसी वक्त प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो जाएगी और आपके खिलाफ 3 मिलियन का जुर्माना उसी वक्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा एक्सेसिव है, इसमें अदालत का इख्तियार होना चाहिए। मैं इकबाल साहब की तरफ आता हूँ। इकबाल साहब, एक तो चीमा साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि एक तो समरी ट्रायल है, इसके अंदर आपको स्ट्रेट अवे जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि जनाब इसने मेरे खिलाफ गलत बात की है, कोई झूठी खबर दी है, उसको लीव टू डिफेंड लेना पड़ेगा। एक तो नाज़रीन को ये बता दें कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये जवाब दावे से किस तरह से मुख्तलिफ है, और दूसरा ये भी आप बता दें कि ये जो एक आपने सीधा स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट में कर दिया है, नीचे से आपने जो 2 अपीलों का राइट जो है वो ख़त्म कर दिया है। पहले ट्रायल चलता था, उसके अंदर जाहिर है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके सामने एक अपील होती थी, उसके बाद फिर अगर सेकंड अपील है या उसके अंदर आपको दूसरी लीगल प्रोविजन मिल जाती हैं कि आप हाई कोर्ट में करें। अब अगर मामला सीधा हाई कोर्ट में है तो उसके बाद मैक्सिमम ICA में होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। किस तरह से देख रहे हैं? जी बट साहब, इस हद तक तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये नीचे वाले फोरम्स को अवॉइड करके डायरेक्टली हाई कोर्ट
की ज्यूरिसडिक्शन दे दी। ये इस हद तक मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कानून है। क्यों ये अच्छा है? ये इसलिए अच्छा है कि आपको देखें, अगर आप ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट होंगे ना, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट से आप स्टार्ट होते हैं, तो सिविल कोर्ट में एक तो मैटर्स को लिंगर ऑन करने के लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, तो रिलीफ मिलते मिलते जो है ना वो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद उसकी अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाती है, साहब, 2-4 के साल। साथ आप हाई कोर्ट के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, हमारी ही है, लेकिन आप ये बताएं कि उनकी कॉज बेस भी कितनी लंबी है, उधर भी आपके लेफ्ट ओवर मामलात हैं, कहाँ पे आती है? फिर यह है कि अगर केसेस के अंदर लीव टू डिफेंड मिल गया तो फिर कौन से ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज जो हैं वो एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे? फिर आप लोकल कमीशन की तरफ आएंगे, आपका जो मामला है वो उसकी वो जो है वो शिद्दत तो नहीं रहेगी कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट मामला सुन रहा है और एक लोकल कमीशन अपॉइंट कर रहे हैं। नहीं, बट सब एक्चुअली इसमें मैं समझता हूँ कि ये इस हद तक मैं इस कानून से एग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट में अल्टीमेटली तो किसी ना किसी पार्टी ने आना ही आना है, और ये चूंकि समरी प्रोसीजर है इसलिए इसमें, और मेरे ख्याल में अपील में भी उतना ही टाइम लग जाता है जितना समरी प्रोसीजर में टाइम लग जाता है मेरे ख्याल में। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और जहाँ तक लीव ऑब्टेनिंग का कॉन्सेप्ट है तो ये कोई एलियन नहीं है, ये आप बैंकिंग सोर्स में भी ऐसा ही है। ऑर्डर 37 के 37 जहाँ चेक वगैरह या अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, प्रोनोट वगैरह के मैटर्स होते हैं, वहाँ पे भी यही प्रोसीजर है। और वो एक शख्स सूट फाइल करता है, दूसरी साइड से जवाब दावा की बजाय वो उसमें एक आप एप्लीकेशन देते हैं और उसमें अपनी ग्राउंड्स बताते हैं कि इन ग्राउंड्स पे मुझे इसमें लीव ग्रांट की जाए ताकि मैं इसको पूरा कंटेस्ट कर सकूं। तो अगर वो ग्रांट हो जाए तो फिर वो रेगुलर सूट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर ना हो तो फिर जो है वो उसको वहीं पे उसको डिग्री कर दिया जाता है। तो इसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा, और मैं समझता हूं कि ये उसके बाद जो है आपके पास फोरम्स जो हैं वो कम रह जाएंगे, एक इंट्रा कोर्ट अपील रह जाएगी और एक सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी। तो बजाय इसके कि आप 4 फोरम्स अवेल करें तो आपने एक फोरम एक्चुअली कम कर दिया, और एक्चुअली सिविल कोर्ट में जो लिंगर ऑन होने के मार्जिन बहुत ज्यादा होता है उसको अवॉइड किया। तो लिटिगेशन का प्रेशर तो हर जगह पे है, सिविल कोर्ट में थोड़ा ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उससे कम है, हाई कोर्ट में उससे कम है, और सुप्रीम कोर्ट में उससे कम है। मैं चीमा साहब को अच्छा, एक चीज और मेरे भाई ने बताया कि वो 3 मिलियन तक तो फौरन डिक्री हो जाएगा। ये 3 मिलियन तक नहीं सर, अब ये विद अ मिनिमम रुपीज ऑफ 3 मिलियन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है ये कोई। हाँ जी। अच्छा चीमा साहब, क्योंकि मामला समरी ट्रायल से मुतलका है और इसके अंदर लीव टू डिफेंड पहले लेना ज़रूरी है डिफेंडेंट को, तो मामला ये है कि इसके अंदर अगर ज़रा सी भी, क्योंकि जाहिर है ऑनरेबल जजेस हैं लेकिन गलती की गुंजाइश तो हर जगह पे होती है, इवन उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रिजम्पशन ऑफ एक अटैच है कि जो उसके अंदर एक्यूरेसी है, सारे मामलात हैं, लेकिन एक आप समझते नहीं है कि ज़्यादा फेवर कर रहे हैं प्लेंटिफ को ये लॉ, और उसके अंदर हैवी जुर्माने हैं, उसके अलावा जो है वो 10 टाइम हो सकता है। तो उस सूरत के अंदर एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए था, लीव टू डिफेंड की बजाय एक प्रॉपर राइट मिलना चाहिए था। क्या समझते हैं? देखिए बट साहब, देखिए बात ये माहौल के हिसाब से, हमारा मुल्क क्या है, हमारे मुल्क की लिटिगेशन किस तरह होती है, उन सारी चीज़ों को सामने रख के कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इसको अभी एक सेकंड छोड़ दें, पहली बात हमें डिस्कस करनी चाहिए इसकी कानून की खास जो प्लस एंड माइनस हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले ये भी तो बहुत जरूरी करनी है कि अभी जो हो रहा है ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना बात। मतलब हमारे मुल्क में किसी बंदे की, हर बंदा कहता है किसी की इज्जत महफूज है ही नहीं। आप अभी किसी के मतलब जो उसके घर के बारे में कहना चाहते हैं, जो उसके पर्सनल मैटर्स के बारे में कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। क्या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? यही है कि आपको नोटिस आ जाता है और फिर वो चलता रहता है, फिर मुकदमे चलते हैं, फिर किसी स्टेज पे जाकर माफी हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है। तो देखिए कानून के पीछे एक ये भी चीज अहम होती है जिसको हम डिटरेंस कहते हैं। मतलब ये हर बच्चे को तो जेल नहीं लेके आना अदालत में, लेकिन एक का मुकदमा होगा तो 10 दोबारा सोचेंगे कि हमें कोई बात करनी है या नहीं करनी। तो मुआशरे में लोगों की इज्जत महफूज रखने के लिए भी तो कोई ना कोई निजाम चाहिए होगा सर। जी मतलब मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ पे गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस उन्होंने बना दिया वो तो लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं कोई खुदा ना आस्ता आपके खिलाफ बात करता हूँ, वी आर द प्राइवेट पर्सन, उस पर बिल्कुल हद तक इज्जत जो है महफूज होनी चाहिए, सारे मामला होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि मैंडेट लेके आती है, वो जो एक्सचेकर के ऊपर बैठी होती है, लोगों के टैक्स के पैसे इस्तेमाल कर रही होती है, तो उसके ऊपर तो मैं बात करूँगा, उसके ऊपर तो मैं
जो है वो जो उनकी क्रिटिसिज्म है करूंगा। बट साहब मैं आपको अर्ज करूं, कभी भी ये चीज डेफेमेशन में शामिल नहीं होती किसी से इख्तलाफ करना, किसी पॉलिसी पे तनकीद करना, हुकूमत के मुतल्लिक ये राय रखना कि हुकूमत ठीक फैसला नहीं कर रही है। डेफेमेशन का ताल्लुक किसी की रेप्यूटेशन के साथ होता है, ठीक। किसी शख्स की रेप्यूटेशन को कंटेम्प्ट में लाना, रिडिक्यूल करना, लोगों की नजरों में उसको गिराना, इस चीज को डेफेमेशन कहा जाता है। बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई जो है वो आपको पता है कोई ऐसा जर्नलिज्म कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है उसके अंदर इनिशियल लेवल के ऊपर चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप उनको एक्यूरेसी के साथ करें, लेकिन जब मामला खुलता है उसके ऊपर फर्दर इदारे कार्रवाई करते हैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सहाफ़ी तो जाहिर है एक बात को पकड़कर उसको जो है वो आउट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, फिर FIA आएगी, फिर नैब आएगी, फिर पुलिस डिपार्टमेंट आएगा, दूसरे लोग आएंगे, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो फिर मामला होता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मैं एक इदारा हूँ और मैं बतौर सहाफ़ी मेरे पास एक्यूरेट चीज़ें होनी चाहिए, तो वो एक्यूरेसी तो मेरे पास कभी भी नहीं आती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इज्जत महफूज होनी चाहिए आम शहरी की एक आम बंदे के साथ, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इसके अंदर हित तक का क्या सवाल आ गया? गवर्नमेंट की तो पॉलिसीज के ऊपर मामलात हो रहे हैं, तो ये बड़ा पॉइंट है। नहीं तो ठीक है ना, उसमें भी वही बात है ना। बट सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को भी मैं पहले कह चुका हूँ, मैं वैसे क्लासिफिकेशन से इतना अग्री नहीं करता, ठीक, लेकिन उनकी हद तक भी बात तो डेफिनेशन की है ना। ठीक। आप झूठे देखें, बहुतान आप बंदे के मतलब झूठी इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? चले पहला सवाल तो ये है, आप ये काम कर क्यों रहे हैं? अगर आपको पता है ये सही चीज नहीं है या पता ही नहीं है, आप ना बताएं, ना बोलें, ना फैलाएं। ठीक। अब ये अगर आप समझते हैं कि नहीं हक होना चाहिए तो और बात है। बिल्कुल ठीक।